मैं पुरसुकून नजर आऊं हो कलाम या सकूत, तेरी अता मेरे नामों निशा में ज़ाहिर हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वकास नवाज और आप सुन रहे हैं जसारत प्रोग्राम की पहली किस्त। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कुछ हफ्ते पहले ये बताया था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें हम माशरती बुराइयों पे उनके हल के साथ कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हर किस्त में हम 3 हिस्से में प्रोग्राम किया करेंगे। एक हिस्से में टॉपिक होगा बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, जिसमें हम किसी बुराई या बुराई का शिकार होने वाले को सामने लाएं। दूसरा मौजू होगा शमा जलती रहे, जिसमें हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो माशरे के लिए बहुत अच्छे फलाही काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी हौसला अफजाई किसी मीडिया चैनल, किसी बड़े फोरम पे नहीं हो सकी। और आखिरी छोटा सा सेगमेंट होगा हेल्थ टिप ऑफ द मंथ। लेकिन आज का प्रोग्राम कुछ खास है। आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव है, क्योंकि आज का प्रोग्राम है रेप के बारे में। बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। नामालूम मुल्ज़िमान फरार हो गए। तो इंसाफ नश्तरे अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। हर इंसान के अंदर पावर नहीं होता। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के कुछ बयान के बाद बहुत लोगों ने तबसरा किया रेप के बारे में। दाएं विंग ने भी अपना तबसरा किया, बाएं विंग ने भी अपना तबसरा किया। हर एक ने खुल के अपनी राय का इजहार किया और हर एक की राय का एहतराम है। लेकिन इस पूरे मौजू पे जब तबसरा मैंने सुना तो मुझे उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग नजर आई। इसमें उसका व्यू पॉइंट ही नहीं था जो खुद एक बजाते खुद एक विक्टिम होता है। जी, वो विक्टिम जो कभी 2 साल की दुआ होती है, 3 साल की जन्नत भी होती है, 4 साल की फरियाद भी होती है, 5 साल की मरवा भी होती है, 6 साल की खदीजा भी होती है, 7 साल की ज़ैनब भी होती है, 10 साल की फरिश्ता भी होती है, और लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। उस विक्टिम की तासुरत क्या है उसका नहीं सुना। और जो दूसरी बात मैंने नहीं सुनी वो उस रेपिस्ट के बारे में नहीं सुनी कि वो कौन लोग होते हैं। ऐसे लगा जैसे पूरा मुआशरा वो खेल रहा था, दायां बाजू बायां बाजू खेल रहा था और एक दूसरे पे जैसे कि कोई रेस लग रही थी। तो आज के इस प्रोग्राम में मैंने दावत दी है, जो हमारा मेहमान है वो एक विक्टिम, एक रेप के विक्टिम। और ये मैं जानता हूं कि उनको इस प्रोग्राम में लाने से पहले कितनी हिचकिचाहट थी, क्योंकि ये इंतहाई हसास मौजू है। हमने बार बार एडिटिंग करके वो तमाम आइडेंटिफायर, ऐसी तमाम चीज़ें निकाली जिनसे उनकी शनाख्त हो सके। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम आगे लेके चलूं, मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा बिनते आदम से। जी, आपको हैरानी हुई होगी कि मैंने बिनते हव्वा क्यों नहीं कहा। बिनते आदम, क्योंकि आदम की भी बेटी है वो। ये रेप कोई फेमिनिज्म नहीं है, ये किसी औरत की बात नहीं है, किसी लड़की की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। ये छोटे छोटे बच्चों की बात है, ये छोटी छोटी बच्चियों की बात है, ये ख़वातीन की बात है जो हमारी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। तो ये इस्तिलाह गलत है रेप के बारे में बात करते हुए कि हम इसको बिनते हव्वा बोल रहे हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा बिनते आदम से। सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जसारत प्रोग्राम में आपका खुशामदीद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नाजुक मौजू पे बात करने के लिए हामी भरी। आज हर तरफ जब इस मौजू पे हर कोई अपनी राय का बरमला इजहार कर रहा है, तो ऐसे मौके पे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इस पे बात करने के लिए आपने हामी भरी, क्योंकि आप खुद इसकी बराह रास्त विक्टिम रह चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगी आप रेप और रेप के अवामिल के बारे में, और जो आजकल ये स्टेटमेंट चल रही है?
आज हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। वजह ये नहीं है जो आजकल चल रहा है, जो वजीर आजम ने बोला है कि फहाशी है, कोई पर्दा नहीं करता इसलिए रेप ज्यादा हो रहा है। आपको पता है मैं 13 साल की उम्र से नकाब कर रही हूँ, बुर्का पहन रही हूँ, जब मुझे पर्दे के मायने भी नहीं पता थे, जब मुझे पता ही नहीं था कि बुर्का पहनते हैं तो किस लिए पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। तो मैंने ये सोच कर पहना था कि शायद मेरा जिस्म महफूज हो जाए, शायद किसी को मेरा जिस्म नजर ना आए, मैं पहनूंगी ये तो मैं बच जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो 13 साल की उम्र में जब मैंने बुर्का पहनना स्टार्ट किया, उसके बाद भी मेरे साथ बहुत बुरा आता है। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेरा अब तक का सबसे मुश्किल इंटरव्यू है, अगर मैंने कुछ माजी में किए हैं। और जो मैं अब सवाल करने वाला हूँ वो एक इंतहाई हसास सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप हमारे सामीन के साथ अपने साथ होने वाले जुल्म का शिकवा शेयर कर सकती हैं, क्योंकि बहैसियत मुआशरा हम सब कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं। अपने नजरियात का गलत इस्तेमाल करके, विक्टिम ब्लेमिंग करके, गलत स्टेटमेंट्स देके और गलत अवामिल को ज्यादा हाईलाइट करके आप हमसे अपना दुख शेयर कर सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको बताऊं कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूं, कौन से मैं आपको वाकये सुनाऊं। मैं किसी को बताती नहीं हूँ। जब मेरा पहला रेप हुआ था तो मेरी कजन की बेटे ने मेरे साथ ऐसे किया था। बिन्ते आदम, जब ऐसा हुआ आपने इसका अपने घर वालों से जिक्र किया? मैं अपनी माँ को बताया था, मेरी माँ ने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा शायद तुम्हारी गलती है, आपको पता है तब से खामोश हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों बचपन में मेरे बचपन में इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं इन्होंने केस रिपोर्ट किया, क्यों नहीं ऐसे हुआ, मतलब कुछ किए ही नहीं, मैं नहीं जानती हूँ ना। तो मैं क्या सवाल करूँ किसी से, मैं क्या बोलूँ जब अपने ही ना साथ दे, जब अपने खामोश हों। तो जब सेकंड मेरा रेप हुआ तो मैं गई, जॉब पे गई थी, पहला दिन था, मतलब अभी चीज करनी थी। तो तब मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। तो जब गई तो उन्होंने मुझे जगह बुलाया था, ये तकरीबन 2015 की बात है शायद, हाँ तब की बात है। तो मैं गई थी, वो 3 थे, मेरे साथ पुलिस वाला भी था। मैंने आपको बताया था कि मेरा किडनैप हुआ, हाँ यही वो इसी दौरान भी मेरे साथ हुआ। वो मैं जॉब के सिलसिले में गई थी तो बॉस ने मेरे साथ ऐसे किया था, वो जो लड़का था जिसका मॉल था, वहाँ कमरे में उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। वहाँ उन्होंने मेरे साथ किया था कि वो जो एक पुलिस वाला था और एक शायद उनका ही पता नहीं कौन था, वो भी साथ था। तो वो मुझे गाड़ी में बिठा कर पता नहीं कहीं और, शायद पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे, मुझे नहीं पता, कहीं वैरान जगह थी, वहाँ उस तरफ लेके जा रहे थे। तो मैंने पता नहीं शायद मेरी किस्मत के गाड़ी का जो गाड़ी में लॉक नहीं लगा हुआ था, तो मैंने दरवाजा ओपन किया तो वो ओपन हो गया। जब ओपन किया तो मैंने ऐसी छलांग लगा दी बाहर। तो मेरी किस्मत शायद कि वहाँ कोई एक मोटरसाइकिल वाला था, तो वो गुजर रहा था, उसने मुझे पूछा था कि क्या हुआ है, सब ठीक है। तो मैं बदक कर रो रही थी, वहाँ वीराना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे हाथ से बोला था हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैं वहाँ जब मैं बाहर गिरी थी सड़क पर, तो उस दूसरे लड़के ने कहा था कि अब जाने दो, लोग भी आ रहे हैं, तो शायद इसलिए मुझे उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन तो
मैं वहाँ भी आ गई, वहाँ से भी बच निकली। बुरा तो हुआ था तब भी, ये नहीं कि मेरा रेप नहीं हुआ, मेरा तब भी रेप हुआ, तब भी लूटा गया। आपको जो ये तकलीफ का सामना करना पड़ा, ये हमारे माशरे में बहुत सारी मुलाजमत पेशा और जो जॉब करने वाली खवातीन को इस किस्म की हरासमेंट देखनी पड़ती है। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आपने इस वाक़े के बाद किसी कानूनी इदारे या कानूनी माहिर से रब्ता करने की कोशिश की? ये मैंने वाकया किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी होता आ रहा है, कोई किसी ने बोला ही नहीं है। मेरी अम्मी, मैं खुलकर बताती हूँ कि मेरी अम्मी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तुम क्या महसूस करती हो, तुम कैसे जी रही हो, किसी ने पूछे नहीं। डिंगा में गई थी, वहाँ एक लॉयर था, उसने मुझे एक वॉशरूम में बंद कर दिया था, मुझे मेरे बाजू से पकड़ कर। और शायद इससे आगे अल्फाज आपका साथ नहीं देंगे, और मुझे इस वक्त वो अल्फाज याद आ रहे हैं, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। अपने इस इंटरव्यू में मजीद इख्तिसार लाते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं हमारे माशरे में इस दरिंदा सिफत रुझान के बढ़ने की? ऐसे कौन से अवामिल? मेरे साथ ऐसी बहुत सी वजूहात है जिनकी वजह से रेप होते हैं। एक पर्दा ना करने की वजह तो नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो मैं तो मेरे साथ तो ना होता ना, मैं तो पर्दा कर रही हूँ ना। कसूर पर्दा ना करने का नहीं है, कसूर उस चीज का जो लोग समझते नहीं है। लोग असल बात की तह तक नहीं पहुंचते कि असल वजह क्या है। अगर अपने समझने लग जाए ना, अगर बाशऊर लोग समझने लग जाए ना कि असल वजह क्या है रेप की, तो शायद ऐसा ना हो। शऊर का जिक्र किया आपने। शऊर में जब आइन, जो इल्म वाला आइन है, वो खत्म हो जाता है तो पीछे सिर्फ शोर रह जाता है, जो आजकल हम हर तरफ सुन रहे हैं। क्या सोचती हैं अब जिंदगी में आगे क्या करना है, क्या सोचती हैं इस बारे में? तो मैं शायद दुनिया में वो पहली लड़की हूँ जो 24 घंटे मौत के बारे में सोचती है। वो बहाने बनाती है कि मैं कैसे मरूं, किस तरह। बिन्ते आदम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके घर के हालात कैसे हैं? जरिए मुआश का क्या निजाम है? घर कैसे चलता है? मेरे घर के हालात भी नहीं ठीक ना, और कुछ मैं अब इसलिए भी खामोश रहती हूँ कि मेरे अब्बू तकरीबन कई सालों से बीमार है। मतलब अब बूढ़े हो गए हैं तो उनसे कुछ नहीं होता ना। मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं, एक की तो खैर शादी हो गई है, तो तकरीबन पिछले 18 साल से पहले मेरी दोनों बड़ी बहनें करती आई हैं जॉब, घर के लिए। उसके बाद मेरी मुझसे एक की शादी होगी और अब एक मुझसे बड़ी है, वो करती है जॉब, और एक मैं करती रही हूँ। मैंने तो छोड़ दी है, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। और पढ़ाई का आपको शौक था, पढ़ाई क्यों छोड़ दी बीच में? आपने अपनी स्टडी को मुकम्मल क्यों नहीं किया? आपने पूछा स्टडी नहीं कंप्लीट, स्टडी करती हो, क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती, मैं जॉब करती थी। मैंने वो छोड़ दिया है कि मुझसे नहीं मर्दों में रहा जाता। मैं तंग आ गई हूँ, इतनी तंग आ गई हूँ ना कि बस दिल टूट गया है। बस बातें सुन लेती हूँ, जाना कहीं नहीं है, बस इधर ही घर ही रहता है।
मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि एक तो आप बहुत बहादुर लड़की हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन सब लोगों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, या जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, आपका क्या पैगाम होगा उनके नाम? लोग बातें करते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वजह ये है रेप की, वजह ये है रेप की, ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे हो रहा है। कोई ये नहीं कर जानता किसी की बेटी ना बुर्के के पीछे महफूज है या ना वैसे महफूज है। कोई ये नहीं समझता कि जो बेटियां खामोश रहती हैं उनके घर वाले नहीं साथ देते, उनका मुआशरा नहीं साथ देता, उनसे बस लफ्ज कसे जाते हैं, उन्हें बस रलील किया जाता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं स्टडी नहीं कर सकती, किसी को पता ही नहीं है कि मेरे भी पढ़ गए, किसी को पता ही नहीं है कि मेरे भी बुरा हो तो कह दिया जाता है लड़की की गलती है। बिन्ते आदम, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। ये आपका कसूर नहीं, ये किसी भी तरह से आपका कसूर नहीं है। ये रियासत का, मुआशरे का, हम सब का और उस शख्स का कसूर है सबसे ज्यादा जिसने ये फेल किया है। ही इज द वन टू बी ब्लेम्ड। इस जुर्रत, इस शुजात पे मैं आपको सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा हमारी बहनों, बेटियों, हमारे बच्चों, हमारे लड़कों सबको इस लानत से महफूज रखे। गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर वकास साहब की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू किया और असल मौजू पे बात की। थैंक यू सो मच। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। ये थी विक्टिम, वो विक्टिम जिसका कोई विंग नहीं होता, दाया विंग, बायां बाजू, इसके कोई बाजू नहीं होता, क्योंकि इसके बाजू वो रेपिस्ट काट चुका होता है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर वो हसासियत लाना होगी जो उसी वक्त हम पे नाजिल होती है, खुदा ना खास्ता जब ऐसा कोई मामला हमारे बहुत करीब में हो जाए। वज़ीर आज़म के बयान को शायद थोड़ा ज़्यादा खींचा भी किया होगा, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी तनकीद की एक वजह थी मेरी नज़र में, वो थी कि उसमें थोड़ी हसासियत कम नज़र आई। होता क्या है कि जब एक रियासत का सरबराह ऐसी बात कर देता है, हो सकता है उसकी नीयत कुछ और, तो ये जब नीचे तक आती है बात तो लफ्ज़ बदल जाते हैं, लहजे बदल जाते हैं। फिर उसी रियासत का एक CCPO ये भी कहता है कि 12 बजे वो निकली ही क्यों थी। फिर बात थोड़ी और नीचे आती है, बात आ जाती है थाने कचहरी में। फिर वहाँ पे एक SHO बैठ के किसी 10 साल के फरिश्ता के बाप को ये भी कहता है, जब उसका बाप जाता है उसकी गुमशुदगी की FIR कटवाने, रिपोर्ट करवाने, तो वो बोलता है आशना के साथ भाग गई होगी। फिर उससे पोछा लगवाता है अपने ऑफिस का, झाड़ू लगवाता है उसके भाइयों से। इसीलिए इस चीज़ को वो कहते हैं ना, निप द एविल इन द बर्ड, कि इस बात पे जो इतना इतराज़ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि नीचे जाके विक्टिम ब्लेमिंग आसान हो जाती है। और मेरे ख्याल में ये विक्टिम ब्लेमिंग की एक मॉडिफाइड, एक महज़ब शक्ल थी। तो आज का प्रोग्राम मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं किसी सियासी बयान पे तबसरा नहीं करने वाला, मैं एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ और टॉपिक है रेप। अभी आपने सुना विक्टिम के बारे में, लेकिन इस बदफेली, इस हादसे, इस जुर्म का एक और किरदार भी होता है, और वो होता है रेपिस्ट। जी, वो रेपिस्ट जो 2013 में जब किसी बाप के सामने किसी बेटी का रेप करता है तो जमानत पे रिहा हो जाता है, और फिर 2020 में मोटरवे पे वो फिर दोबारा रेप करता है।
वो रेपिस्ट जो जब रेप करता है तो सारा जो पुलिस थाना सब मिलके सुलह सफाई की बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉर अगेंस्ट रेप की सर्वे की रिपोर्ट है कि 80% केसेस में रेपिस्ट का किसी पुलिस वाले से बिल वास्ता या बिला वास्ता राब्ता होता है। और आपने देखा हमारे विक्टिम की स्टोरी में, बिनते आदम की स्टोरी में आपने देखा कि वहाँ भी एक पुलिस वाला इन्वॉल्व था। बात करने के लिए बुलाऊंगा मैं, क्योंकि एक टेक्निकल बात है, मेरा शोबा नहीं है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन इसमें कुछ नफ्सियाती मसाइल का भी बहुत ज़्यादा आमद दखल होता है। तो आज इस हसास मौजू पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है अपने प्रोग्राम में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो कि अमेरिका में माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर रेहान खान। मैं उनको अपने प्रोग्राम में दावत दूंगा और मैं उनसे कुछ सवालात करूंगा रेपिस्ट के बारे में। सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवाज। मैं आपको सबसे पहले खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इतना हसास ये टॉपिक चुना, जो कि ऐसा टॉपिक है जिस पे तमाम दुनिया में बल्कि ख़ास तौर कर पाकिस्तान में दीनी उलमा से लेकर डॉक्टर्स या इवन मीडिया पर्सनल्स जो हैं वो कतराते हैं थोड़ा सा कमेंट करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे आपको बैकलैश आता है। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक बहुत ही हसास और उसके साथ साथ बहुत ही अहम टॉपिक है, जो हमारे मुआशरे में बहुत सी ख़वातीन के दुख तकलीफ और यहाँ तक कि ज़िंदगी के इख्तिताम का बायस बनता है। बहुत शुक्रिया रेहान, और आपका वक्त निकालने का शुक्रिया। और मैं गुफ्तगू को आगाज़ करना चाहूँगा। आपने अभी कन्वर्सेशन सुनी होगी जो बिनते आदम के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया, आपने सुना होगा। तो इससे पहले कि हम रेपिस्ट की बात करें, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे जो हादसात होते हैं उनका एक विक्टिम की ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म क्या असरात होते हैं साइकेट्री की ज़बान में? ठीक। पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उस खातून को जिसने इतनी हिम्मत की कि वो आपके प्रोग्राम में आई। मेरा ख्याल है उनका ये हिम्मत करना बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो इस अज़ियत से गुज़रती हैं उनके लिए बहुत अहम हो। देखें, कोई भी हादसा जो इंसान को पेश आता है, चाहे वो फिज़िकल हादसा हो, जिस्मानी हो, सेक्सुअल नेचर का हो, इवन इमोशनल जिसे हम ट्रॉमा कहेंगे, तो वो इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। जो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप या ज़्यादती की शिकार ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे आम ज़ुबान में PTSD कहा जाता है, और उसमें गालिब इम्कान होता है कि वो उसका शिकार हो जाती हैं, जिसमें बहुत सी उसकी अलामात हैं जिनमें से मैं चीदा बयान करूँगा। सबसे पहले आपको उस हादसे के हवाले से डरावने भयानक ख्वाब आते हैं, जिसमें आप वही हादसा दोबारा से दोबारा आपके साथ पेश आता है। फिर अगर आप जाग रहे होते हैं तो आपको फ्लैशबैक्स आते हैं कि आपको ये महसूस होता है कि मैं दोबारा उसी सिचुएशन में हूँ। यानी कि वो बार-बार उस तकलीफ से गुजरती है, हालांकि वो एक दफ़ा हो चुका होता है। नींद में ख्वाबों की सूरत में डरावने और जाग के फ्लैशबैक्स की सूरत में। फिर उसके अलावा वो उनका माशरे से, लोगों पर से एतबार उठ जाता है। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है आगे किसी रिलेशनशिप को निभाना, क्योंकि उनका एतबार उठ जाता है। और उसके अलावा उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के जो दूसरे ज़हनी बीमारियां हैं, उसका होने का उनका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और अब थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम ये आता है डॉक्टर नवाज़ के हमारे मुआशरे में, क्योंकि ज़हनी बीमारियों को वैसे ही इतनी अहमियत नहीं दी जाती, तो बहुत गालिब इम्कान है कि वो औरत जिसके साथ ये पेश आएगा और जिसको ये अलामात आ भी रही होंगी, वो डॉक्टर के पास जाएगी नहीं। तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, और इसी वजह से बहुत से आप देखें रेप विक्टिम्स जो हैं वो उस हद तक पहुंच जाते हैं जहां वो सुसाइड करते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करती हैं, क्योंकि वो ज़िंदा रहना इतना अज़ियतनाक होता है कि वो उससे मर जाना पसंद करती हैं।
नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ, बल्कि मैं जब इस टॉपिक पे लिख रहा था, तो मेरी नज़र से बे मेडिकल सेंटर की एक रिसर्च भी गुज़री, जो डॉक्टर सेन और डॉक्टर जॉन ने की भी थी। और उसमें उन्होंने ये बात ऐसे बताई भी थी कि ये जो विक्टिम होता है, ये बेसिकली एक दफ़ा तो वाक़या हो जाता है, लेकिन वो अपनी नफ्सियात में उस एक्सपीरियंस से, उस तजुर्बे से मल्टीपल टाइम्स बारहा गुज़रता है और उस तकलीफ़ को महसूस करता है। अ, रेहान, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि रेपिस्ट की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि इसकी कोई ख़ास उम्र नहीं है, 3 साल की दुआ से लेके 25 साल की जो ख़ातून थी मोटरवे तक, इसमें बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं 6-7, साल, 12 साल, 16 साल की गुलशन हुदैत कराची में, ये इसकी क्या गेन क्या होता है? ये ऐसा क्यों करता है? क्या ये सिर्फ़ सेक्सुअल प्लेज़र होता है या इससे ज़्यादा की बात? अगेन अब दोबारा मैं ये कहूँगा, बहुत अहम सवाल। देखिए, इसके हमें 3-4 पहलू देखने पड़ेंगे, रेपिस्ट के और रेप के। देखें, किसी भी मुआशरे में अमेरिकन एक इदारा है, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, वो उसको 3-4 पहलुओं में डिवाइड करता है कि रेप क्यों होता है। अगर उस बज़ाते खुद तो उस शख्स का जो किसी का रेप करता है, उसके कई पहलू हैं। पहला तो ये है कि आया क्या उसको कोई ज़हनी बीमारी है? क्या उसको कोई ज़हनी बीमारी है? बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें डिफरेंट स्किज़ोफ्रेनिया या मालिकुलिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये 2 बहुत अहम बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से आपका चांस बढ़ जाता है और आप अपने हवास में नहीं रहते, सेक्सुअल डिल्यूजन्स होती हैं आपको। तो ये 2 बीमारियाँ बहुत अहम हैं। दूसरा, जो कि पूरी दुनिया ये जानती है, कि जो सब्सटेंस यूज़ है, जो मंशियात हैं, इसमें सबसे अहम अल्कोहल, शराब, और उसके अलावा दीगर इलिसिट ड्रग्स, जिसमें आपका चरस या मैरिजुआना है, मेथाम्फेटामिन जिसको क्रिस्टल मेथ कहते हैं, उसके अलावा एक्टेसी, मैजिकल मशरूम्स। और हैरत की बात ये है कि बहुत से ऐसे सर्वेज हुए कि हमें समझा जाता है कि क्योंकि हमारी इस्लामिक कंट्री है, और इसमें ये चीज़ें हराम हैं दीनी एतबार से भी और माशरती, लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस है। आजकल के में देखें तो मंशियात का तो रिवाज इस तरह हो गया है कि एक ज़माने में जिस तरह कहते थे ना कि हम पीयर प्रेशर में आके सिगरेट पीते हैं, आजकल वो चर्स पीते हैं। उस वजह से बहुत ज़्यादा आप कोई भी ऐसी चीज़, इसीलिए इस्लाम में इसकी मनाही है कि कोई भी ऐसी शय जिसके इस्तेमाल से आप अपना दिमागी कंट्रोल खो बैठें, तो वो मना है। तो ये तमाम फैक्टर उसमें आते हैं। दूसरा जो फैक्टर है, जो उस रेपिस्ट की, अगर आप ज़हनी बीमारी भी निकाल दें और वो भी निकाल दें, तो उसकी जो पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें ये होती हैं कि एक तो उसको पता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सही है। उसको ये पता है ना कि मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इसकी आप एग्ज़ाम्पल ये देखें कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं, तो हम अक्सर, हम सब भी इशारा काट देते हैं, रात 12 बजे है, तो हम कहते हैं भई इशारे हैं ही नहीं। लेकिन अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसमें ऑटोमेटिकली टिकट आनी शुरू हुई, सही। तो लोग सीधे भी होना शुरू हो गए, और इसीलिए सेफ सिटी की ऑपोजिशन भी आई, क्योंकि वो नहीं देख रहा था कि कौन मेयर है, कौन गवर्नर है। तो अकाउंटेबिलिटी का ना होना सबसे बड़ी रीज़न है, और ये तमाम दुनिया में है। किसी भी मुआशरे में अगर आप अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर देंगे, तो रेप एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ेगी। आपने आप अकाउंटेबिलिटी की बात की, ये आपने बड़ा अच्छा, एक तो आपने मंशियात वाला पॉइंट बहुत अच्छा उठाया कि वाक़ई हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि हमारे माशरे में भंग कितनी कॉमन है, चर्स कितनी कॉमन है, ये इन चीज़ों की तरफ ले जाती है। अकाउंटेबिलिटी की जब आपने बात की, तो जब मैं इस टॉपिक पे देख रहा था, पाकिस्तान में कन्विक्शन रेट 3% है। यानी अगर 100 रेप होते हैं, तो 3 लोगों को सज़ा होती है और 97 लोग आज़ाद होते हैं। और ये जो अभी रिसेंटली मोटरवे वाला वाक़या भी हुआ था, इसमें भी जो ये लड़का था आबिद, ये 2013 में ये वाक़या कर चुका था डकैती के दौरान, एक बाप के सामने उसकी बेटी का रेप कर चुका था। तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और उसकी वजह से वो जो एक आज़ादी है कि मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, और अगर कहेगा भी तो मैं कुछ दे दिला के इस पे निकल आऊँगा। तो ये बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जिस पे डिस्कशन बहुत कम मुझे नज़र आती है। बिल्कुल। यहाँ लिबास, पर्दा, और ये एक डिस्कशन है, हमारी सोसाइटी का एक टॉपिक है। मैं साइंस की ज़बान में जानना चाहूँगा कि ए एक औरत का लिबास और पर्दा ना करना किस हद तक उसके रेप होने के इम्कान बढ़ाता है? देखें, अगर आप बात करेंगे साइंस की, एविडेंस, सबूत की, पूरी दुनिया में जो रिसर्च हुई है, तो मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ेगा कि इसका ताल्लुक नहीं।
और आप कॉमन सेंस की बात करें, आप जो मर्दों का रेप होता है ये कोई औरतों तक महदूद नहीं, बच्चों का होता है, क्या वो भी बेहुदा लिबास पहनते हैं? ये तो वैसी ही बात होगी कि आप कहें कि बैंक में पैसा रखना छोड़ दें, पैसा रखेंगे तो चोरी होगी। तो ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमारा पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और उसमें फहाशी का जो बढ़ना है, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे लिबास में हो, वो अच्छा नहीं है। वो ज़ाहिर है, उसको बिल्कुल उसकी हमें तरदीद करनी चाहिए और उसमें गलत बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक चीज़ ये की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बात कहना दुरुस्त नहीं होगा और मेरा ख़्याल है कि इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि फहाशी अच्छी बात है, लेकिन लिबास पहनना टॉपिक अलग है, वो इसमें टॉपिक तो जो वही है बात है ना कि आप मर्द ज़ात को इतना कमज़ोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मर्द ज़ात में तो कंट्रोल ही नहीं है। मतलब आप इंसान है ना, तो आप तो मर्द ज़ात को फिर हैवान कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के कमेंट्स ना सिर्फ उस जिस ज्यादती के विक्टिम के लिए बहुत बुरे होते हैं, बल्कि मर्द ज़ात के लिए भी बहुत बुरे हैं कि ये साबित किया जाए कि मर्द का तो कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि जब हम ये बात करते हैं तो हम ना सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग, मेरे ख़्याल में ये एक विक्टिम ब्लेमिंग की महज़्ज़ब शक्ल है, बल्कि हम मर्द ज़ात को भी एक तरह से गाली दे रहे होते हैं कि ये तो वैसे ही इसको अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है और अगर कोई औरत इसके सामने जीन्स या टी-शर्ट में आएगी तो ये तो उसका रेप कर देगा। यहाँ मैं बहुत ज़रूर मेंशन करूँगा कि पहले तो कुरान पाक में जहाँ औरतों को पर्दे का हुक्म है, वहाँ हम लोगों को भी सूरह नूर की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि कुल्लिल मोमिनीना व यग़ज़ू बिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि उनसे कहें, मर्दों से कहें, मोमिन मर्दों से कहें कि अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपने प्राइवेट हिस्सों की हिफाज़त करके रखें। तो ये बाहर मुझे लगता है कि शायद ये एक दूसरे पे विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है और उस पूरे मौज़ू में असल मौज़ू जो है वो दब जाता है, जो कि रेपिस्ट होता है। मुझे आपसे एक और सवाल करना है कि ये जो रेपिस्ट होते हैं, एक बच्ची 3 साल की है, एक बच्चे या एक एक 5 साल का है, एक लड़की 25 साल की है। इनको ये सिर्फ़ सेक्सुअल प्लेज़र होता है या ये कोई डिस्प्लेसमेंट डिसऑर्डर होता है या कोई बचपन का एग्रेशन होता है या ये कोई खुद चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं, क्या होता है? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर आते हैं। सेक्सुअल प्लेज़र बिल्कुल एक होता है और यहाँ हमें सोचने की समझने की ज़रूरत है कि आम सादा फ़हम में जो हम समझते हैं कि सेक्सुअल प्लेज़र आपको एक जवान मर्द है तो उसको जवान औरत से ही आएगा। अनफॉर्च्युनेटली ऐसा नहीं है। जिसको हम पीडोफाइल कहते हैं, वो अल्लाह माफ़ करे, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको इवन बच्चों से सेक्सुअल प्लेज़र आता है, मर्दों से आता है और आप यकीन करें कि जानवरों से आता है। मतलब बहुत से ऐसे होते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि वो एक ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं, जिसको सेक्सुअल डिविएंस कहते हैं। और अनफॉर्च्युनेटली वही बात है कि मुआशरे में हमारे इस पे कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, दूसरा ये होता है कि इसमें फिर वो लोग अक्सर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिसमें 2 का मैं ज़िक्र करूँगा। एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है और तीसरा बॉर्डर लाइन। ये तीनों जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, इसके जो लोगों में होता है, उसकी वजह से उनका चांस बढ़ जाता है कि वो रेप करेंगे। और तीसरी उसमें फिर बात होती है, हमारा मुआशरे में एक मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर है, जिसे पैट्रियार्कल कहते हैं। पैट्रियार्कल मुआशरे में ये समझा जाता है कि औरत हमारी एक ताबे हस्ती है, तो उसको हम रेप करें या को करें, हम एज़ अ मर्द हमारा हक है। तो वो जो कहते हैं ना कि आप एक टाइप ए मिसोजिनिस्टिक पर्सनैलिटी के मालिक हों पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ये बहुत ज़्यादा अहम है रेप का शिकार होने में। एक जो रेप करते हैं उनका, क्योंकि उनके ज़हन में ये होता है कि जी हम बर्तर हैं। सही। ये आपने जो अभी पॉइंट रेज़ किया, ये इसी से रिलेटेड मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे आज से 10-15 साल पहले ज़्यादा मर्द डोमिनेंट थे, मेल डोमिनेंट थे। लेकिन पिछले 10-15 सालों में, ख़ास तौर पे 10 सालों में, थोड़ी-सी अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, लोगों में ह्यूमन राइट्स का ख़्याल बढ़ा है। तो वो जो गैप है, वो थोड़ा-सा कम हुआ है। शायद कहीं न कहीं वो जो रेपिस्ट माइंड होता है, उसको ये गैप का कम होना भी कबूल नहीं होता और अपना जो वो एग्रेशन शो करने के लिए किसी औरत के साथ या बच्ची के साथ ऐसा करता है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसमें जो हमारी सोसाइटी का रवैया है, जैसे कि आपने वो हमारी विक्टिम की भी सुना कि उनके साथ जब हुआ तो उन्होंने भी पहले तो घर में ज़िक्र नहीं किया और जब घर में ज़िक्र भी किया तो उनको भी चुप ही कराया गया। तो इससे डेफ़िनेटली वो बार-बार होता है क्योंकि रेपिस्ट देख लेता है कि ये बोल नहीं रही। सोसाइटी का रवैया हमारा जो है, इसमें क्या तब्दीली की जा सकती है और इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे?
देखिए, सोसाइटी में सबसे पहले अहम चीज़ तो ये है कि हम इस चीज़ को मंजर आम पे लाएं। देखें, एक औरत इसीलिए अपने घर वालों को भी नहीं बताती कि उसको पता है कि अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगी तो मुझे यही कहेंगे कि खामोश हो जा, जैसा कि हमने देखा। और वो घर वाले क्यों कहते हैं खामोश होने का, कि अगर आप देखें कि एक औरत का रेप हो, तो सबसे पहले हमने जो केसेस देखे उसमें विक्टिम ब्लेमिंग होती है। वो दुनिया यही कहेगी भी इसकी गलती थी, इसने हाफ बाजू की कमीज पहन ली, इसने लिपस्टिक लगा ली, इसका रेप हो गया, ये अकेली बाहर चली गई। दूसरी बात ये है कि चलें अगर इससे भी हम आगे चले जाएं, तो आप हमारे मुआशरे में देखें कि एक खातून जिसका रेप हो गया है और ये बात पब्लिक हो गई, मैं यहाँ तक भी कहूंगा कि रेपिस्ट को सजा भी हो गई। क्या मुआशरे में ऐसे मर्द मौजूद हैं जो खुले दिल से कहें कि हाँ मैं इस औरत से शादी करूंगा, निकाह करूंगा? तो ये 2-3 पहलू इतने अहम हैं कि अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से वो रिपोर्ट नहीं होता, और जब रिपोर्ट नहीं होगा तो जिस तरह आपने कहा कि रेपिस्ट कहेगा ठीक है मेरा काम जारी रहेगा, रिपोर्ट तो होगा नहीं। तो ये बहुत अहम एक बात है कि हम मुआशरती लेवल पे हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली बात, हमें जो रेप का जो कॉज बनते हैं जहनी बीमारियां, उसकी अवेयरनेस और उसके इलाज की जरूरत है। दूसरी बात है, हमें अपनी कानूनी असम्बली में इस तरह के लॉज लाने पड़ेंगे जिससे रेप जो करे वो 100 बार सोचे कि मेरे साथ होगा क्या। और तीसरी बात, जो कि मेरा ख्याल इस पे नेशनल असम्बली शायद काम भी कर रही है, जो ये एक अजियतनाक उस औरत के लिए प्रोसेस है ना, कि आपका 2 फिंगर मेथड है, ये है वो है, इन चीजों से आपको निकलना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएंगे जिनके साथ रेप हुआ, और उसकी वजह से ज्यादा लोग पकड़े जाएंगे, और इन टर्न आप देखेंगे कि रेप में बहुत ज्यादा कमी आएगी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया। मैं यहाँ पे इसमें इजाफा करता चलूँ कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मार्च 2021 में एक बहुत हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट दी, जिसमें 2 फिंगर मेथड को ख़त्म करती का रिकमेंडेशन दी कि जब एक औरत जाती है रेप होने के बाद, तो उससे पुलिस के थाने में ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं कि उसको लगता है कि अब उसका दोबारा से रेप हो रहा है। फ़र्क इतना है कि अब रेप करने वाले बहुत सारे पुलिस वाले हैं कि कितने आदमी थे, कहाँ पे हुआ, कितना छुआ, हमल तो नहीं हुआ, ये सवालात के डर से। और ये प्राइवेसी में नहीं होते, ये ओपन में बैठ के मेल लोग करते हैं और इसमें बिल्कुल हसासियत खत्म हो जाती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले तो रिकमेंड किया है कि 2 फिंगर मेथड को खत्म कर दिया जाए। नंबर 2, जो उन्होंने एक जुमला लिखा है अपनी जजमेंट में, वो बहुत खूबसूरत है कि किसी औरत का किरदार, पेशा या लिबास किसी मर्द को ये लाइसेंस नहीं देता कि वो उसके साथ कुछ भी कर दे। औरत ख्वाह किसी भी पेशे से भी ताल्लुक हो, यहाँ मैं पेशे पे गौर इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है वो कॉल गर्ल भी क्यों ना हो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको मसावी तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए। और आखिर में वो लिखते हैं कि ट्रायल रेपिस्ट का होना चाहिए, विक्टिम का नहीं। अ रेपिस्ट बहुत शुड बी खूबसूरत, ट्राइड, नॉट द विक्टिम। बहुत खूबसूरत बात। मेरा ख्याल है कि उन्होंने चंद अल्फाज में हमारे मुआशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेप जो फैक्टर जो रेप को बढ़ाते हैं, उन्होंने उसको समराइज कर दिया कि ट्रायल रेपिस्ट का होना चाहिए। ट्रायल ना तो उस औरत और उसके घर वालों का होना चाहिए, ना उन सर्कमस्टेंसेस का होना चाहिए जो लोगों के जहन में है कि इनकी वजह से रेप बढ़ता है। बहुत शुक्रिया रेहान। मैं इससे पहले कि अपना इंटरव्यू खत्म करूं आपके साथ, मैं एक आपसे एक जनरल रिकमेंडेशन लेना चाहूंगा कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो खवातीन आपको सुन रही हैं, बच्चे आपको सुन रहे हैं, मर्द आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि पहले तो आप विक्टिम को क्या कहेंगे, अगर कोई आपको विक्टिम इस वक्त सुन रहा है, कि उसको आप क्या कहना चाहेंगे, और दूसरा एक आम जनरल सोसाइटी को कैसे कहेंगे कि हम कैसे इस चीज को रोक सकते हैं? मेरा विक्टिम्स के लिए ये पैगाम है कि सबसे पहली बात ये है कि आप अपने आप को ब्लेम मत करें। सेल्फ ब्लेम, और ये सेल्फ ब्लेम इस वजह से बढ़ता है जब मुआशरा आपकी विक्टिमाइजेशन करता है। तो पहली तो बात है कि आपका कसूर नहीं। दूसरी बात है कि आप आगे बढ़ें और सामने लाएं उन मुहर्रिकात को जिसकी वजह से रेप होता है। और गवर्नमेंट में, ह्यूमन राइट्स में अब हमारी कुछ इतनी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है कि बहुत से इवन लॉयर आपका फ्री में भी केस लड़ने को तैयार हैं, तो ताकि वो जो दरिंदे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और तीसरी बात, इसमें जो आपको जहनी मसाइल आ रहे हैं उनके लिए आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और उनका इलाज कराएं। आप यकीन मानें कि इलाज की सूरत में आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। मुआशरे का मेरा ख्याल है कि ये है कि सबसे पहली बात जो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस अपने अंदर लानी चाहिए। पेशेंस पैदा करें, हर एक की बात को इत्मीनान से सुनें, और ये चीज़ ज़हन में रखें कि मुजरिम वो है जो रेप कर रहा है,
मुजरिम वो नहीं जिसका रेप हो गया, उस बेचारी की तो जिंदगी तबाह है। आपने एज अ मुआशरा, एज अ इस्लामिक मुआशरा, दीन इस्लाम जो है वो जितनी औरत को इज्जत देता है, आपने उनको इज्जत देनी है और आपने उनका सहारा बनना है। तो ये मेरा मशवरा है। बहुत शुक्रिया। मुजरिम वो है जो रेप कर रहा है, मुजरिम वो नहीं है जिसका रेप हुआ है। रेहान, आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर दिस सेंसिटिव टॉपिक। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू। एक ही लाइन जो इस पूरे इंटरव्यू से अगर हमें घर लेके जानी है, टेक होम मैसेज, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। ये आपका कसूर नहीं है मेरी बहन, ये आपका कसूर नहीं है मेरी माँ, ये आपका कसूर नहीं है मेरी बेटी, ये आपका कसूर नहीं है। ये आपके कपड़ों का कसूर नहीं है, आपकी लिपस्टिक का कसूर नहीं है, आपकी ज्वेलरी का कसूर नहीं है, आपके फ्रॉक का कसूर नहीं है। ये रेपिस्ट का कसूर है। ये उस रियासत का कसूर है जिसमें कन्विक्शन रेट 3% है। इस प्रोग्राम में मैंने अभी जैसे कि जिक्र किया रेहान के सामने एक NIJ की रिसर्च का, वही रिसर्च ये भी बताती है कि जब रेपिस्ट एक दफ़ा रेप करता है तो वो ये रेप बार बार करता है। और इसी तरह जब एक खातून या एक बच्चे या एक बच्ची का रेप होता है तो वो भी बार बार होता है। 80% केसेस में ये रेपिस्ट जाना पहचाना होता है। घर का कोई ताया, चाचा, कजन, सुतेला बाप, हमसाया, जो वो देख रहा होता है कि जो लड़की है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो इससे उसकी हौसला अफजाई होती है और इससे ये अमल बार बार होता है। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं होती? पाकिस्तान में कन्विक्शन रेट 3% क्यों है? पाकिस्तान में सिर्फ 42% केसेस रिपोर्ट, 58% केसेस रिपोर्ट नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर रिपोर्ट क्यों नहीं? उसकी एक वजह विक्टिम ब्लेमिंग, थाने कचहरी में फजूल सवालात। ऐसा लगता है रेप होने वाली को कि उसका अब दोबारा से थानेदार और बाकी पुलिस वाले मिलकर रेप कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे सवालात पूछते हैं। उसकी दूसरी वजह, मुआशरे में बगैर किसी दलील के इज्जत और आबरू को औरत के साथ जोड़ देना। इसका तो रेप हो गया, इसकी तो इज्जत लुट गई। इज्जत उसकी क्यों नहीं लुटी जिसने रेप किया है? मुआशरे में इज्जत लुटना तो उसकी लुटनी चाहिए। ये लफ्ज़ का इस्तेमाल ही हमारी बहैसियत मुआशरा, हमारी सोच की अक्कासी करता है कि हमने इसको औरत की इज्जत और उसके बाद अपने ख़ानदान की इज्जत से जोड़ दिया इस चीज़ को। एक ये भी मैं अक्सर बात सुनता हूँ रेप के बारे में कि पहले तो नहीं होता था, बहुत ज़्यादा रेप होने लगे। तो ये भी एक मफरूज़ है। कैसे? आज आप सिर्फ PTV देखना शुरू कर दें और तमाम जियो, ARY, एक्सप्रेस न्यूज़ बंद कर दें और फिर मुझे बताइएगा पाकिस्तान में रेप कितनी होती। आपको 6 या 7 महीने में एक शाज़ो नादिर रेप की रिपोर्ट नजर आए। लेकिन चूंकि अब बहुत ज़्यादा मीडिया है, बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, आपको पता लगता है कि बहुत हो रहा है। ये हमेशा से था। मुआशरे इतनी तेज़ी से नहीं बदलते, ये हमेशा से था, सामने नहीं आता था। जो लोग ये बोलते हैं कि बेपर्दगी से ही रेप होता है, वो इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि 1947 में जब पार्टीशन हुई तो 75,000 औरतों के रेप हुए। 1971 में जब ढाका फॉल हुआ 1 लाख खवातीन के रेप हुए। क्या बहुत ज़्यादा बेपर्दगी थी 1947 और 1971 में? नहीं। इन दोनों वाक़यात में एक कदर मुश्तरक थी, और वो क्या थी? कानून नहीं था, दंगे हो रहे थे। रेपिस्ट को पता था कि यहाँ पे उसकी सज़ा नहीं हो सकती, उसका मुआवजा नहीं हो सकता, कन्विक्शन रेट 0 था, इसलिए बहुत ज़्यादा रेप हुए। आज आप अपने मुल्क का कन्विक्शन रेट बढ़ा लें, रेप ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं इस मैसेज के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि आइए मुआशरे में मज़ीद तफरीक ना पैदा करें। दायां बाजू बायां बाजू ना खेलें। जिसका रेप होता है उसका कोई बाजू नहीं होता। आए विक्टिम ब्लेमिंग से बचें। जिसके साथ ये हुआ है उसकी शख्सियत में जो टूट फूट हुई है उसको महसूस करने की कोशिश करें। आइए इसको रिपोर्ट करें, इसको ख़ानदान की इज्जत आबरू से ना जोड़ें, इसको एक जुर्म के तौर पे लें और इसको रिपोर्ट करें। आइए
मुआशरे में नफ्सियाती बीमारियों का सद्भाव करने की तरह हाथ बढ़ाएं। इसको बीमारी समझें, नफ्सियाती मसाइल को बीमारी समझें। इस रेप के बाद जो विक्टिम की शख्सियत में जो टूट फूट होती है और जो नफ्सियाती मसाइल आते हैं, उनको बीमारी समझें और उनका इलाज की तरफ आए। हर रोज वो जो 18 औरतें बच्चे रेप होते हैं, उनको मिलके बताएं, लिसन, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। जसायत के अगली एपिसोड में कुछ नया मौजू लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों का वैसे ही ख्याल रखिए जैसे आप अपने घर और अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।